अभी AIPMT 2011 का क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच रिप्रेजेंट्स SHM। 4 इक्वेशंस हमको दी हुई हैं और ये ऑप्शंस हैं। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ही है अ मोशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, एक्सप्रेस्ड बाय अ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। और हार्मोनिक फंक्शंस कौन से हैं? तो 2 ही तरह के फंक्शंस हार्मोनिक होते हैं, एक है साइन और दूसरा कोसाइन। लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, टेंजेंट, ये सब हार्मोनिक फंक्शंस नहीं है। तो साइन और कोसाइन हार्मोनिक भी हैं और पीरियोडिक भी हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं इसमें, साइन और कोसाइन फंक्शंस में। तो ऐसी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है और उसकी इक्वेशन में केवल एक साइन या केवल एक कोसाइन आएगा तो हम बोलेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्रेस कर रही है। तो इसको चेक लगाएंगे आप। तो जैसे ये इक्वेशन पर जाएं सबसे पहले 4 पर, तो इसमें तो साइन कोसाइन कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, यानी इसको तो डिस्कार्ड कर देंगे सबसे पहले। उसके बाद यहां आएंगे सेकंड में साइन क्यूब्ड टी है, मतलब साइन टी इंटू साइन टी इंटू साइन टी। ये सिंपल नहीं रहा, फिर ये कॉम्प्लेक्स हो गया, तो साइन क्यूब टी भी काम का नहीं है। इस वाली इक्वेशन में आएंगे तो 5 cos 3π/4 माइनस 3 ओमेगा टी। तो कोसाइन के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये किस में मेजर होगा? रेडियन में। ये भी किस में मेजर होगा? रेडियन में। तो कुछ और नहीं, एंगल है। तो थोड़ी देर के लिए इसे थीटा सपोज कर लें तो 5 cos थीटा, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो ये तो है SHM। इसमें फिर हमको कंफ्यूजन हो रहा हो तो जैसा हमने एक प्रॉब्लम और किया था अभी, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस उसके साथ इपॉक आ जाता है ओमेगा टी के साथ। तो 1 भी SHM को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 1 and 3 रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। 1 and 3 यानी ऑप्शन B must be the correct। अब करेंगे AIPMT 2010 में आया हुआ ये क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल along the x axis is given by x equals to a sin square omega t। The motion of the particle corresponds to। तुमको बताना है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, और है तो उसकी फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो जैसा हमने एक पहले सवाल में किया था, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से यदि वो मोशन एक्सप्रेस हो रही है तो SHM होती है। पर कई बार हमको कंफ्यूजन होता है कि वो सिंगल हार्मोनिक फंक्शन में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं। तो ये तरीका नहीं है, ये हमने लूजली बोला हुआ है कि सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से एक्सप्रेस हो ऐसी मोशन SHM होती है। कई बार ये बात आप इक्वेशन देखकर नहीं समझ पाएंगे। तो क्या करना होता है, SHM है या नहीं उसकी कंडीशन ये होती है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ये है नेसेसरी कंडीशन ऑफ SHM। मतलब एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए विद माइनस साइन, क्योंकि यहाँ ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है। इसी को आप कई बार ऐसा भी लिखा हुआ देखेंगे, अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं d2y dt स्क्वायर इज इक्वल टू, या प्लस इस तरफ लाकर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इन SHM। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ये ज्यादा अच्छा तरीका है। थोड़ी सी मैथ्स लगेगी पर आप कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो v निकालता हूं मैं सबसे पहले, v इज इक्वल टू d बाय dt, और ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। ये आप जानते होंगे कि ये साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर्ड है, इसी को ऐसा लिख दिया जाता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसका मतलब ये होता है। और अब इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा, तो होगा ये कि फंक्शन ऑफ फंक्शन हमको लगाना पड़ेगा। तो पहले ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया t2 यानी 2t यानी 2 साइन ओमेगा टी, और उसके बाद एक बार और ओमेगा आएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये आई वेलोसिटी। इसको अरेंज कर लेते हैं, 2a ओमेगा अलग लिख देता हूं मैं,
2a ओमेगा और यहां आ रहा है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब एक बार और इसे डिफरेंशिएट करने पर हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, और यदि वो इससे मैच हो रहा होगा एक्सेलरेशन तो हम कहेंगे SHM है, अदरवाइज नॉट। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं, अल्फा इज इक्वल टू dvdt करना पड़ेगा, मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ddt ऑफ ये सब कुछ। तो इसमें 2a ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, और क्योंकि दो फंक्शंस हैं ये, दो प्रोडक्ट रूल हमको लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू ddt सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू ddt ऑफ फर्स्ट साइन ओमेगा टी। इस तरह से सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ये हुआ 2a ओमेगा साइन ओमेगा टी ddt कॉस ओमेगा टी कितना होगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी की वजह से साइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी हो गया, प्लस कॉस ओमेगा टी, इधर से भी आएगा ओमेगा, ये ओमेगा यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ddt साइन ओमेगा टी विल बी कॉस ओमेगा टी, तो ये स्क्वायर्ड हो जाएगा। ऐसी इक्वेशन बनी। आगे सॉल्व करें तो 2a, इस ओमेगा को मैं बाहर ले लेता हूं, 2a ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या बचा, ये पहले लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और यहाँ एक और फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 ओमेगा टी। तो 2a ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी अल्फा। तो ये बहुत कुछ तो इससे मिलता जुलता है। इसको देखें यदि, तो ये दिख रहा है हमें कि SHM जैसा कोसाइन फंक्शन आया हुआ है, तो पर यहां पर माइनस साइन नहीं होना ये बता रहा है कि SHM नहीं है। अल्फा एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है डिस्प्लेसमेंट के, उसके अलावा यहाँ माइनस साइन भी नहीं आया हुआ है, यानी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो थोड़ी मैथ्स लगानी पड़ी हमको, पर इस तरह इसको आंसर किया जा सकता है। तो नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट वन। अभी AIPMT 2010 का क्वेश्चन कर रहे हैं। द पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास इज कैपिटल T। इफ अलोंग विद अनदर मास m is also suspended, the periodic oscillation now will be। ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो टाइम पीरियड कितना होता है स्प्रिंग पेंडुलम का, वो होता है 2 पाई रूट ऑफ m बाय k, यानी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। अब इस सवाल में पहले कितना मास टांगा था m, और इतना ही मास और उसमें बाद में टांग दिया केस 2 में, यानी मास जो है नया मास कितना हो गया 2m टाइम्स, और बाकी कोई चीज चेंज हुई नहीं है, k चेंज नहीं हुआ, 2 पाई भी चेंज नहीं होगा। हम प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। जब मास इज डबल्ड तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा √2 टाइम्स, सिंपल। तो इसका आंसर होगा √2 टाइम्स ऑफ t, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो केवल इस फॉर्मूले को देखकर ही हम बता पाएंगे कि मास डबल कर दिया तो टाइम पीरियड √2 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे यदि होता है कि मास थ्राइस कर दें तो √3 टाइम्स हो जाएगा, मास आधा कर दें तो कितना हो जाएगा √2, 1/√2 हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी से भी आंसर किया जा सकता है। अब AIPMT 2009 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन की इक्वेशंस दी हुई है और बताया है कि k, k0, k1 और a ऑल आर पॉजिटिव। तो हमको यहाँ मानना पड़ेगा कि ये जो x और a हैं, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहे हैं तो डायमेंशंस इनकी सेम है, डिस्प्लेसमेंट्स हैं ये, और k0, k1 और k ये कुछ कांस्टेंट्स हैं, ऐसा सपोज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन के बारे में बात हुई है, यानी एक्सेलरेशन SHM में कितना होता है ये हमें याद लाना पड़ेगा, -ω² इंटू y, मतलब एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए विद नेगेटिव साइन। इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो SHM है। जैसे यहां पर ध्यान दें तो एक्सेलरेशन है kx, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x है, पर यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, मतलब ये आंसर तो हो नहीं सकता। बिल्कुल यही बात यहाँ लागू हो रही है, x और a ऐड हो रहे हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये है, पर माइनस साइन ना आने की वजह से ये भी
रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर एक्स स्क्वेयर्ड है और एक्स स्क्वेयर्ड होने की वजह से वो y आना चाहिए, उसका जो इंडेक्स है पार है वो 1 होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का, लीनियरली वो उस पर डिपेंड करना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का ये भी फॉर्मूला जो है वो इनकरेक्ट है, ये फॉर्मूला सही होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस ए, और एक्स प्लस ए ये y का रोल प्ले कर रहा है डिस्प्लेसमेंट का, तो ऑप्शन बी मस्ट बी द करेक्ट वन। अब AIPMT 2009 की ये प्रॉब्लम, a simple pendulum performs simple harmonic motion about x equals to 0 with an amplitude a and time period t. The speed of pendulum at x equals to a by 2 is. तो यहाँ जो बोला हुआ है simple harmonic motion, ये बोला है यहाँ performs SHM about x equals to 0. तो इसका मतलब टाइम रेकन किया है हमने यहाँ पर x equals to 0 पर, मीन पोजीशन पर। तब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, a sin ओमेगा t। करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या होती है, a ओमेगा cos ओमेगा t। और यहाँ इसको रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और उसको v को हम a और y की टर्म्स में इस तरह से लिखते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला इसी से आया हुआ है, ये cos ओमेगा t की जगह रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ से वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर पुट करके सॉल्व करके ऐसा बन जाता है फॉर्मूला। अब हमसे क्या बोला हुआ है, हमसे पूछा कहाँ की स्पीड है, जब उसका डिस्प्लेसमेंट a बाई 2 है। तो यहाँ आएगा ओमेगा, आप चाहें तो यहाँ t दिख रहा है तो पहले ही ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिख लें, इस ओमेगा को रूट ऑफ ये होगा a स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट a बाई 2 पर पूछा है स्पीड, a स्क्वायर बाय 4, ये होगा 2 पाई बाय कैपिटल टी। इसको सॉल्व करेंगे तो 3a स्क्वायर बाय 4 यानी a रूट 3 बाय 2 हो जाएगा। ये 2 कैंसल आउट होता है, तो ये पाई a रूट 3 अपॉन टी, और इसी को आंसर होना चाहिए। और इसमें से ऑप्शन डी यही है, पाई a रूट 3 बाई टी, यानी यही ऑप्शन सही आंसर इज डी। अब AIPMT 2008 का ये क्वेश्चन देखते हैं। टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 रेडियन पर सेकेंड एंड 1000 रेडियन पर सेकेंड, ये दो SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हमको गिवन है, हैव सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दोनों का इक्वल है, यानी A1 इक्वल्स टू A2। द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशंस, फिर से ये सवाल आ गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन का। अल्फा मैक्स मैग्नीट्यूड में कितना, तो वो होता है ओमेगा स्क्वायर a, और हमको एक्सेलरेशंस का ही मैक्सिमम एक्सेलरेशंस का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड बराबर है, यानी ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और ओमेगा 1 मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसका स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर, और इधर कितना है ये 1000 स्क्वायर। इसको एक ही ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं चाहे तो, 100 अपॉन 1000 स्क्वायर, ये दो जीरोस कट जाएंगे और क्या बचेगा 1 बाय 100, यानी 1 अपॉन 10⁻²। ये रेशो होगा इनके मैक्सिमम एक्सेलरेशंस का, 1 अपॉन 10⁻², यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अभी क्वेश्चन करते हैं AIPMT 2008 का। अ पॉइंट परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ पीरियड t and the equation of motion is given by x equals to a sin omega t plus pi by 6. After the elapse of what fraction of time period, the velocity of the point will be equal to half its maximum velocity. तो हमको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा। और वो कितना होगा, तो वैसे हमें याद है v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस पाई बाय 6, ऐसी हमको मिलेगी वेलोसिटी की इक्वेशन। और हमसे पूछा क्या है, पूछा यह है कि टाइम पीरियड के कितने हिस्से के बाद, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के का कितना हिस्सा गुजरने के बाद वेलोसिटी हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब यहाँ वेलोसिटी को यदि हम हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी डाल देंगे तो करस्पॉन्डिंग टाइम
ये होगा टाइम elapsed, क्योंकि यहां पर t बराबर 0 डालने पर मोशन स्टार्ट हो रहा है कहां से, sin π/6 sin 30 यानी a/2 हाफ एम्पलीट्यूड से मोशन स्टार्ट हो रही है। तो कितने समय के बाद, टाइम पीरियड के कितने समय के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाएगी। मतलब यहां सब्स्टिट्यूट करें हम a ω/2, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी होती है a ओमेगा, उसका आधा इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस π/6, और t को सॉल्व करने की कोशिश करें, सो स्मॉल t को, तो ये कैंसिल होता है, यहां बचता है हाफ, और हाफ मतलब cos 60, यानी यहां लिखा जा सकता है cos π/3 इज इक्वल टू cos ओमेगा टी प्लस π/6। और यदि कोसाइंस बराबर हैं इन एंगल्स के, तो एंगल्स भी बराबर होंगे, इक्वेट कर सकते हैं π/3 इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस π/6। इसको ट्रांसपोज करेंगे, π/3 मतलब 60 डिग्री, ये 30, 60 माइनस 30 30 यानी π/6 फिर से आ गया। ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/T इंटू स्मॉल टी, बस आपको ये मिल जाएगा, बल्कि सीधे फ्रैक्शन मिल जाएगा उस टाइम पीरियड का। तो ये स्मॉल t इज इक्वल टू हो जाएगा t/12 के बराबर, यानी 1/12 ऑफ टाइम पीरियड। इतना समय गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाएगी, यानी आंसर है t/12। A B C D वाला ऑप्शन करेक्ट है, 1/12 ऑफ टाइम पीरियड। अब AIPMT 2007 का ये क्वेश्चन करते हैं। पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विद एन एम्पलीट्यूड A। एम्पलीट्यूड A, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज t। एम्पलीट्यूड और पीरियड मतलब टाइम पीरियड दिया हुआ है। द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब यहां से इक्विलिब्रियम पोजीशन से x इक्वल्स टू 0 से एम्पलीट्यूड के आधे तक पहुंचने में, मतलब x इक्वल्स टू a/2 तक आने में, मतलब टाइम हमने यहां से यदि रेकन किया हो तो मीन पोजीशन से हाफ एम्पलीट्यूड तक आने में उसे कितना समय लगेगा, ऐसा पूछा हुआ है। तो यदि हम मोशन हमारी यहां से स्टार्ट करेंगे मीन पोजीशन से, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन करस्पॉन्डिंग ऐसी होती है, a sin ओमेगा टी, वो जो यहां आता है इनिशियल फेज वो 0 हो जाएगा। बस ये इक्वेशन हमको मिल गया, और अब y कितना डालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहां से आने में a/2, यहाँ a/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये a sin, आप चाहें तो यहाँ 2π/T इंटू स्मॉल t कर लें, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ आएगा हाफ LHS में, और हाफ को हम लिख सकते हैं sin π/6 sin 30 इज इक्वल टू sin 2π/T इंटू स्मॉल t। और यदि किन्हीं एंगल्स के साइन बराबर हैं तो एंगल्स भी बराबर होंगे, इक्वेट कर देते हैं एंगल्स को, π/6 इज इक्वल टू 2π/T इंटू स्मॉल t। ये पाई कैंसिल आउट होता है तो स्मॉल t आ जाएगा t/12 के बराबर, t/12 सेकेंड। तो इसमें से ऑप्शन सी ये करेक्ट हो गया। AIPMT 2007 का ये क्वेश्चन करते हैं। द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ काइनेटिक एनर्जी k0 cos स्क्वायर ओमेगा t। ये हमको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू बी k0 cos स्क्वायर ओमेगा t। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी PE मैक्सिमम पूछा हुआ है, PE मैक्सिमम और एंड टोटल एनर्जी ये पूछी हुई है दोनों। अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हम यूं सोचें कि ये काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर। ये टाइम वेरी करेगा, ये क्वांटिटी वेरी करेगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाए, और ये कोसाइन फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो जब ये 1 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और k0 के बराबर हो जाएगी। तो हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल गई, वो कितने के बराबर आ गई, k0 के बराबर। अब हम जानते हैं ये कब होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, मीन पोजीशन में। और जब बात मीन पोजीशन की हो रही होती है तब काइनेटिक एनर्जी होती है
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के नॉट, पोटेंशियल एनर्जी होगी 0 और टोटल एनर्जी काइनेटिक के ही बराबर होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, दोनों का सम होती है, तो वो के नॉट के बराबर हो जाएगी। यानी हमें टोटल एनर्जी तो मिल गई, एक आंसर तो हमको मिल गया कि टोटल एनर्जी वुड बी के नॉट। अब हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब जब ये पार्टिकल एम्पलीट्यूड पर पहुंचेगा, एम्पलीट्यूड पर जब पहुंचेगा तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 और पूरी एनर्जी, पूरी काइनेटिक एनर्जी तब्दील हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी किसके बराबर, के नॉट। कहीं बीच में बात करेंगे इन बिटवीन मीन पोजीशन एंड एम्पलीट्यूड, तो थोड़ी काइनेटिक थोड़ी पोटेंशियल होगी, पर एम्पलीट्यूड पर पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी और वही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और टोटल एनर्जी वहां भी क्या होगी, के नॉट। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी आई, के नॉट। यानी हमको दोनों आंसर थ्योरेटिकली मिल जाएंगे। तो इसमें से देखें ऑप्शंस कौन से हैं, क्या क्या पूछा था हमसे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के नॉट है और टोटल एनर्जी भी के नॉट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी AIPMT 2007 का क्वेश्चन करते हैं। अ मास ऑफ 2 kg is put on a flat pan attached to a vertical spring fixed on the ground as shown. ये एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, ग्राउंड पर उसका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरे एंड पर एक पैन है और पैन पर एक 2 kg का मास प्लेस्ड है। ऐसी सिचुएशन है। द मास ऑफ द स्प्रिंग एंड पैन इज नेग्लिजिबल। स्प्रिंग मासलेस है और पैन का मास भी नेग्लिजिबल है, मतलब मास इन मोशन वो केवल 2 kg होगा, स्मॉल m। When pressed slightly and released, the mass executes SHM. The spring constant is 200 Newton per meter. ये given है spring constant 200 Newton per meter. और क्या बोला है, इसको थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दें तो मास SHM एग्जीक्यूट करता है। What should be the minimum amplitude of motion so that the mass gets detached from the pan? हमसे पूछा है मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम तो चाहे जितना हो सकता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो इसकी थोड़ी फिजिक्स समझें, क्या होगा जब हम इसको प्रेस करेंगे नीचे तो इस स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा और वो कितना होगा, के टाइम्स जो भी डिस्प्लेसमेंट उसमें आया होगा स्प्रिंग में, एक्स। और वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स। तो लिमिटिंग केस में जब ये mg kx के बराबर हो जाएगा तब ये मास इस स्प्रिंग से डिटैच हो जाएगा। मतलब कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, mg इक्वल्स टू kx और हमको फाइंड आउट करना है x, तो x वुड बी mg अपॉन k। मास इज गिवन टू बी 2 kg, ग्रेविटी हम 10 ले लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट इज 200, दिस इज 20/200, 1/10 दैट इज 0.1 और ये आंसर आएगा मीटर में क्योंकि हम SI में वर्क कर रहे हैं। सो द आंसर वुड बी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.1 मीटर मैं कह रहा हूं, इसी को हम कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर ये एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा यदि हम उसे प्रेस करेंगे तो वो तो डिटैच होगा ही, क्योंकि तब वो kx mg से ज्यादा हो जाएगा। यानी हम लिमिटिंग केस में केवल बात कर रहे हैं, मतलब कंडीशन एक्चुअली डिटैच होने की ये है कि kx is greater than or equal to mg, then the mass will detach from the pan. तो ये इसका आंसर है 10 सेंटीमीटर, and so the option B should be the correct answer.